बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं कि इस क्लास में हम लोगों को पढ़ना है सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में। ये जो पूरा डायग्राम है ये सब्लिमेशन प्रोसेस का है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि सब्लिमेशन होता क्या है। तो जनरली सब्लिमेशन जो होता है वो होता है जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो डायरेक्टली क्या हो कि वेपर में चेंज हो जाए। जनरली क्या होता है कि किसी भी सॉलिड को गर्म करने पे वो लिक्विड में चेंज होता है, उसके बाद और भी गर्म करेंगे तो वो वेपर में चेंज होता है। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिनको गर्म करने पे डायरेक्टली वेपर में चेंज हो रहे हैं, और ऐसा जो प्रोसेस हो रहा है उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं सब्लिमेशन the process by which solid directly converted into vapor form after heating। जैसे ही उसको हीट करते हैं तो वो क्या होता है, वेपर फॉर्म में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसका उल्टा भी संभव है, मतलब जब उसको कूल करें यानी कि ठंडा करें तो वापस ये जो वेपर है उसको ठंडा किया जाए तो ये सॉलिड में चेंज हो जाए। तो इसको भी हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस कहेंगे। इसमें और लिख देंगे एंड वेपर या फिर गैस डायरेक्टली converted in solids after cooling is called sublimation। ठीक है, sublimation is called sublimation। मीन्स जो सब्लिमेशन प्रोसेस होगा वो क्या होगा, जब किसी भी सॉलिड को अगर हम गर्म करेंगे तो डायरेक्टली अगर वेपर में चेंज हो जाते हैं, या फिर वेपर को ठंडा करेंगे, कूल करेंगे तो सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। तो देखिए सब्लिमेशन जो प्रोसेस है इसमें क्या हुआ, अगर सॉलिड है इसको अगर हीट किए तो ये गैसियस में बदल जाएगा, और गैस है अगर इसको कूल करते हैं तो वापस सॉलिड में बदल जाएगा। यही प्रोसेस जो है कहलाता है सब्लिमेशन। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको गर्म करने पे डायरेक्ट गैसेस में बदलते हैं, और उनके वेपर्स को ठंडा करने में के बाद वो क्या हो जाते हैं कि बदल जाते हैं हमारे सॉलिड में। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड का, उसके बाद है कैम्फर भी है, ठीक है, नेफ्थलीन बॉल्स हैं। तो ये सब जो है एग्जाम्पल है कि सब्लिमेशन प्रोसेस इनके थ्रू हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा घरों पे जो कपड़ों के अंदर नेफ्थलीन बॉल्स रखा जाता है छोटे छोटे, तो कुछ दिनों के बाद ये तो सॉलिड फॉर्म में रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद अपने आप डिसअपीयर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। गायब कैसे हो गया, ये क्या होता है कि ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। अगर ये लिक्विड में कन्वर्ट होता तो कपड़ों पे लगता तो हमें पता चलता, लेकिन ये डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसकी खुशबू जो है चारों तरफ फैले रहता है, जो भी हो स्मेल इसके चारों तरफ फैले रहता है कपड़ों के। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स हम लोग लिख लेंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं नेफ्थलीन, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, etc। ठीक है, एसिरेन भी है। तो ऐसे सारे एग्जाम्पल्स हैं इस सब्लिमेशन प्रोसेस के। अब अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इसको समझिए कि कैसे ये प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमें एक इन्वर्टेड ग्लास फनेल चाहिए। ये ग्लास फनेल एक्चुअली होता ऐसा है, इसको इन्वर्ट करके लगाया गया है, उल्टा करके लगाया गया है यहाँ पे चाइना डिश में, ताकि ये पूरे अच्छे से कवर्ड हो जाए। और कवर होने के बाद यहाँ पे एक कॉटन प्लग लगा दिया गया है। कॉटन मतलब यहाँ पे एक कॉटन जो है उसको लगा दिया गया है ताकि यहाँ से जो वेपर निकले वो बाहर नहीं जाए।
उसके बाद क्या है देखिए, इसके अंदर हमने रखा है अमोनियम क्लोराइड को सॉलिड फॉर्म में। ये अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में है। अब क्या किया गया, यहाँ पे बर्नर लगा दिया ट्राइपॉड पे। ये वायर गेज है। वायर गेज क्या होता है, बिल्कुल एक जाली की तरह वायर का बना होता है, जिसपे इसको रखा गया है चाइना डिश को। तो जब क्या होगा कि जैसे ही इसको गर्म करेंगे यहाँ से, तो हीट सप्लाई होगा, और हीट सप्लाई होते ही ये पूरा चाइना डिश गर्म होगा और इसमें अमोनियम क्लोराइड गर्म होना शुरू होगा। जैसे गर्म होगा तो इसके वेपर ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे, और ये वेपर ऊपर उठेंगे। यहाँ पे क्या है, बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, इधर का टेम्परेचर ठंडा है, तो जैसे जैसे वेपर ऊपर जाएगा ठंडा होते जाएगा। अभी क्या हुआ, गर्म हुआ तो डायरेक्ट किस में बदल गया, अमोनियम क्लोराइड के वेपर में। ये अमोनियम क्लोराइड का वेपर है, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड के वेपर में ये कन्वर्ट हो गया जैसे ही ये गर्म हुआ। अब फिर जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ठंडा होते जाएगा, ठंडा होते होते ये क्या बदल गया, फिर ये जैसे ठंडा होते जाएगा, तो वेपर था, अब ये बाहर का टेम्परेचर, इधर का टेम्परेचर देखिए, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा है। तो ठंडा टेम्परेचर होने के कारण ये अंदर का जो भी वेपर है ये ठंडा होगा, और ठंडा होके फिर से अमोनियम क्लोराइड के सॉलिड फॉर्म में बदल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस क्या दिखाता है, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये प्रोसेस दिखाता है सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड तो कैसे हुआ इसको आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या किए, चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड का पाउडर लिए, अमोनियम और क्लोराइड को मिलाकर मिक्स पाउडर एक लिए, यहाँ पे उसको ट्राइपॉड पे रखे और बर्नर से इसको जला दिए, हीट किए। जैसे ही हीट हुआ तो ये जो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में था, ये वेपर बनना शुरू हो गया। जैसे जैसे वेपर बन के ऊपर गया, हमने क्या किया है, यहाँ पे कॉटन लगाया हुआ ताकि ये वेपर बाहर ना निकल जाए। अब क्या होगा, ये वेपर यहाँ तक राइज होगा। बाहर का टेम्परेचर क्या है, ठंडा है। अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो यहाँ का टेम्परेचर जो है बाहर का, ये ठंडा है, कूल है। तो बाहर का टेम्परेचर ठंडा होने के कारण ये पूरा जो अंदर में फनल है, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। मतलब जो वेपर ऊपर राइज होते जाएगा वैसे ही डाउन होते जाएगा, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा। अब ठंडा होते जाएगा तो क्या होगा कि ये पाउडर फॉर्म में इसके चारों तरफ इधर चिपक जाएंगे। फिर हम इसको हटा करके और इस अमोनियम क्लोराइड के पाउडर को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस हुआ, ध्यान से देखिए। तो गर्म होने पे ये गैस में चेंज हुआ था और ठंडा होने पे ये सॉलिड में चेंज हुआ था। तो ये पूरा प्रोसेस हमें दिखाता है दैट इज सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, कि अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन कैसे होता है। तो इसके बाद इस डायग्राम्स को आप पॉज करके बना लीजिएगा। इसको पूछा जाता है एग्जाम्स में कि अमोनियम क्लोराइड के सब्लिमेशन के लिए डायग्राम बनाने के लिए, और इसके पूरे प्रोसेस को पूछा जाता है कि कैसे कैसे आपने क्या किया। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको डिस्कस किया कि ये पूरा शो करता है दोनों ही प्रोसेस को। क्या, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म। यहाँ देखिए सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया वेपर फॉर्म में। उसके बाद क्या हुआ कि वेपर फॉर्म डायरेक्टली कन्वर्ट होता है सॉलिड में आफ्टर कूलिंग। तो देखिए यहाँ पे ठंडा हो रहा है, बाहर का ठंडा करने के बाद ये सॉलिड में बदल गया, कौन, वेपर। तो इस तरह से ये प्रोसेस दिखाता है अमोनियम क्लोराइड की सब्लिमेशन के बारे में। तो चलिए अगला हम लोग टॉपिक लेते हैं और अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट है किसी भी गैसेस में, या जो हमारा आउटर सरफेस है, जो टेम्परेचर है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे डेली लाइफ में। तो चलिए देखते हैं इसको। चलिए, तो है आपका हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसियस जो है लिक्विडफाई हो जाएगा। जैसे अगर आप एक सिलेंडर के अंदर अगर कुछ गैसेस रखे हैं,
यहाँ पे गैसेस रखा गया है और ये सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन लगा दिया गया है। तो क्या होगा, जैसे जैसे इस पिस्टन को दबाएंगे, जैसे जैसे ये पिस्टन पे फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, जो गैसेस के पार्टिकल्स है ये नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे और नज़दीक आना शुरू होंगे तो ये लिक्विफाई हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसका एप्लीकेशन आप बहुत ज़्यादा देखते हो, कहाँ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विडिफाई किया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई कर दिया जाता है हाई प्रेशर के कारण। तो देखिए यहाँ पे जो है, जैसे ही इसको दबाएंगे तो क्या होगा, ये दब के बिल्कुल यहाँ तक अगर आ गया तो जो भी यहाँ के ये गैसियस पार्टिकल्स है यहीं पे कंप्रेस्ड हो गए और कंप्रेस हो जाएंगे तो क्या होगा, इसके पार्टिकल्स नज़दीक आएंगे। हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल्स जब गर्म करते हैं तो दूर जाते हैं और ठंडा करते हैं तो नज़दीक आते हैं। तो ये तो टेम्परेचर का रीजन हुआ कि टेम्परेचर के कारण क्या होता है, प्रेशर के कारण जब किसी चीज़ को कंप्रेस किया जाएगा तो इसके मॉलिक्यूल्स नज़दीक आएंगे और नज़दीक आएंगे तो स्टेट चेंज हो जाएगा। तो लिख लीजिए एक पॉइंट, स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज आफ्टर चेंजिंग द प्रेशर। प्रेशर को चेंज करने से स्टेट जो है मैटर का वो चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम प्रेशर बढ़ा दिए, हाई प्रेशर कर दिए गैसेस को, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विफाइड में। द गैसेस लिक्विफाइड एट हाई प्रेशर। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे गैस है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे जैसे इसको प्रेशर बढ़ा दिया गया। मीन्स इसके मॉलिक्यूल जो है वो नज़दीक कंप्रेस कर दिया गया, एक दूसरे के नज़दीक आ गए तो ज्वाइंट हो गए और ये एक मॉलिक्यूल्स जो है बना दिए वाटर के या फिर लिक्विड के। तो इस तरह से ये लिक्विफाई हो सकता है गैसेस। ठीक है, तो इसका कॉमन यूज भी देखते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। अब देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको क्या किया गया रहता है, हाई प्रेशर से उसको लिक्विफाई किया गया रहता है। ठीक है, CO2 गैस इज लिक्विफाइड एट हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर में इसको लिक्विफाई किया गया रहता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। कहाँ यूज किया जाता है, जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें यूज किया जाता है। इन कोल्ड ड्रिंक्स में क्या किया जाता है, इसको हाई प्रेशर से इसको अंदर जो है लिक्विफाई करके डाल दिया जाता है। प्रेशर हाई होने के वजह से ये क्या हो जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। लेकिन जैसे ही आप उसके ढक्कन को खोलते हो तो बाहर का प्रेशर जो है वो प्रेशर बाहर रिलीज होता है और ये गैसेस तुरंत गैस बन जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम हाई प्रेशर करेंगे तो ये तो लिक्विफाइड रहेंगे, लेकिन लो प्रेशर पे ये क्या हो जाएंगे, गैसेस में कन्वर्ट होंगे। तो बाहर का टेम्परेचर से क्या होगा कि लो होगा, अंदर का हाई है तो हाई से प्रेशर लो की तरफ फ्लो होगा, इसीलिए गैसेस तुरंत बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिल किया जाता है इन कोल्ड ड्रिंक्स। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज फिल, ठीक है, इज फिल टू, किस लिए फिल किया जाता है कि उस सरफेस को या उस लिक्विड को कोल्ड रख सके। ठीक है, फिल्ड फॉर फ्रीजिंग कह सकते हैं या फिर कोल्ड रखने के लिए। फ्रीजिंग के लिए इसको फिल करके रखा जाता है। जैसे ही बोतल को खोलते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर डिफरेंस होने के कारण बाहर रिलीज हो जाता है। तो देख रहे हैं हम लोग कि हाई प्रेशर रखने पे ये क्या होता है, गैसियस फॉर्म, गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही
जो गैसेस है उनको अगर हम लो प्रेशर कर दिए, लो प्रेशर करते गए मतलब प्रेशर को कम करते गए, तो क्या होगा, या फिर गैसेस को हम प्रेशर बढ़ाएं, लिक्विड बना और प्रेशर बनाएंगे तो ये सॉलिड में चेंज होगा। जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बहुत ही हाई प्रेशर पे ये चेंज हो जाता है एंड लो टेम्परेचर पे, जैसे फ्रिज के अंदर रखते हैं तो चेंज हो जाता है जो है सॉलिड में। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नोट में लिख लीजिए आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चेंज इनटू, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चेंज इनटू सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड after applying high pressure and low temperature, high pressure and low temperature। हाई प्रेशर पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और जब टेम्परेचर काफ़ी लो होता है तो ये प्रोसेस होता है। इसके बाद हम लोग चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इवैपोरेशन प्रोसेस के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। क्या पढ़े अभी हम लोगों ने कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है। तो अगर हाई प्रेशर किया जाएगा तो जो भी गैसियस हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विफाइड में, और भी हाई करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेशर के कारण जो दूर दूर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं ये नज़दीक आएंगे। अब ये नज़दीक आएंगे तो ये लिक्विड हो गए। हम लोग क्या पढ़े हैं कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली रहते हैं एज कंपेयर टू गैस, और भी क्लोज कर दिया जाए तो ये सॉलिड बन जाएंगे, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड रहते हैं। तो इस तरह से जो है प्रेशर का यूज करके हम किसी भी मैटर का स्टेट को चेंज किया जा सकता है। ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट है इवैपोरेशन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए इवैपोरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इवैपोरेशन। देखिए इवैपोरेशन क्या होता है। इवैपोरेशन और वेपोराइजेशन, इन दोनों में डिफरेंस काफ़ी पूछा जाता है। वेपोराइजेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब लिक्विड जो है वो गैसियस में चेंज हो जाए ऑन हीटिंग, ये याद रखिएगा पॉइंट, ऑन हीटिंग, हीट करने पे, तो उस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर लिक्विड जो है चेंज होता है गैसियस में एट रूम टेम्परेचर, मीन्स हमारा जो रूम का टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, उसी पे अगर वो चेंज होता है, जो है लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं इवैपोरेशन। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। इवैपोरेशन क्या होगा, द प्रोसेस बाय विच liquids converts into vapor form without heating या फिर at room temperature। इस रूम टेम्परेचर को आप एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या विदाउट हीटिंग। जो रूम टेम्परेचर है हमारा, उसी पे ये क्या होता है, इवेपोरेट होते चला जाता है। अपने रूम के अंदर अगर आपने वाटर को रख दिया बहुत दिनों तक, तो हम क्या देखेंगे, धीरे धीरे वो इवेपोरेट हो जाता है, सारा पानी खत्म हो जाता है। हमने तो वहाँ पे उसको गर्म नहीं किया था। जैसे थाली वगैरह में हम अगर रख देते हैं पानी, तो वो धीरे धीरे इवेपोरेट खत्म हो जाता है। तो उसको हमने गर्म नहीं किया, लेकिन वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो गया। या फिर हम देखते हैं जो तालाब है या फिर नदी है, पोखरा है, पॉन्ड्स हैं, ये सब के पानी जो है कुछ दिनों के बाद जब समर सीजन आता है या तो ये क्या होता है कि सूख जाता है। मतलब उसको तो हमने हीट नहीं किया, फिर भी इवेपोरेट हो गया। तो इवेपोरेशन का प्रोसेस हमेशा चलते रहता है, मीन्स ये प्रोसेस हमेशा ही चलते रहता है।
और इवेपोरेशन के प्रोसेस के कारण ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वाटर साइकिल जो है वो फॉलो हो पाता है, क्योंकि इवेपोरेट सबसे हो रहा है, मीन्स एनिमल्स के अंदर से इवेपोरेशन हो रहा है, प्लांट्स के अंदर से इवेपोरेशन हो रहा है। तो इवेपोरेशन के आप कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द वाटर लेवल ऑफ ponds decreases, ponds, river, okay, decreases। जो पॉन्ड्स है, रिवर है, इनके वाटर जो है लेवल वो डिक्रीज करते रहता है। तो डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस इवेपोरेशन हो रहा है। तो इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन आप लोगों ने समझ लिया। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन होता है कि रूम टेम्परेचर पे वाटर का गैसियस में चेंज होना, और वेपोराइजेशन होता है ऑन हीटिंग, जो हीट करने के बाद जो वाटर है वो गैसेस में चेंज होते हैं। मतलब गर्म किए और वाटर जो है चेंज हो गए गैसेस में, उसको बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे वेपोराइजेशन। और बिना गर्म किए हो रहा है उसको बोलेंगे इवेपोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट हीटिंग लिख लो ताकि आपको ये याद रहे। विदाउट हीटिंग, रूम टेम्परेचर का मतलब हुआ कि बिना गर्म किए हुए। अब कुछ हम फैक्टर्स लिखते हैं जिसपे इवेपोरेशन का रेट डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे इवेपोरेशन का जो रेट है वो डिपेंड करता है? मतलब इवेपोरेशन कितना हाई होगा, लो होगा, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। तो देखिए, जितना हाई टेम्परेचर होगा तो इवेपोरेशन का रेट उतना ही ज़्यादा हाई होगा। गर्मियों में हम क्या देखते हैं, समर सीजन में जो पॉन्ड्स हैं, जो हमारे आसपास जो भी पॉन्ड्स हैं छोटे बड़े या फिर रिवर्स, ये सब जो है सूख जाते हैं। ये और सूखा का कंडीशन गर्मियों में ही ज़्यादातर आता है। ये कंडीशन क्यों हो पाता है? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो रहता है। ठीक है, तो लिखेंगे द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। द रेट ऑफ इवेपोरेशन increases on increasing temperature। ठीक है, एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं जो गर्मियां हैं, गर्मियों के दिनों में जो वाटर लेवल है इन लोगों का करें, इनका जो पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, इनका जल्दी जल्दी जो है डिक्रीज होता है। मतलब इनका वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है बहुत फास्ट। इन समर द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई। ठीक है, गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि इवेपोरेशन का रेट हाई होता है। मीन्स आप देखते हो गर्मियों के दिनों में कि आसपास जो भी चीज़ें हैं वहाँ का पानी बिल्कुल सूख जाएगा। तो इवेपोरेशन का रेट हाई होता है गर्मियों के दिनों में। गर्मी के तुरंत बाद इसीलिए बरसात भी आता है, क्योंकि वाटर साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट होता है। ये वाटर वेपर बंद करके क्लाउड जल्दी बनाते हैं। तो चलिए इसके बाद सेकेंड देख लेते हैं कि सेकेंड जो है फैक्टर्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सेकेंड है एरिया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है इवेपोरेशन का रेट। ये कैसे? तो इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं, इससे समझ में आएगा। सरफेस एरिया मतलब ये जो सरफेस है इसका एरिया। तो उसी तरह हमारा जो ग्राउंड है इस पे एरिया। तो जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन रहेगा। ये क्या बोल रहे हैं सर? तो यही है कि जितनी बड़ी नदी है उसमें उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे गाँव में क्या होता है कि जो छोटा वेल कुआं होता है, कुएं का पानी जल्दी नहीं सूखता है। जो कुआं है उसका पानी जल्दी नहीं सूखता है।
जो कुआं है वेल, इसका पानी जल्दी नहीं सूखता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे यही रीजन है कि इसका एरिया जो है, एरिया कम है, एरिया लेस है, और रिवर और पॉन्ड का एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। दूसरा, जब आप कभी भी कपड़ा धो करके जाते हो और एक जगह करके ऐसे सिकुड़ा करके कपड़े को रख देते हो तो सूखने में टाइम लगता है, लेकिन जब उस कपड़े को ऐसे फैला देते हैं, फैला करके उसको रखते हैं सूखने के लिए, तो क्या होता है कि वो जल्दी सूख जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एरिया बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज कर गया। तो ये याद रखिएगा कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन increases by increase in surface area। एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जो क्लोथ्स है उसको हम स्प्रेड करके, फैला करके और सूखने के लिए छोड़ते हैं, या फिर जो वेल है उसमें जो है इवेपोरेशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू पॉन्ड्स। द रेट ऑफ इवेपोरेशन लो होता है, लो इन वेल कुएं के अंदर एज कंपेयर टू पॉन्ड्स, रिवर। मतलब वेल के अंदर जो है इवेपोरेशन लो क्यों हुआ? क्योंकि एरिया लेस है, ड्यू टू लेस एरिया ऑफ वेल। जो कुआं है उसका छोटा एरिया है, जो नदी है उसका बड़ा एरिया है, इस कारण जो कुएं का पानी है वो जल्दी नहीं सूखता है, क्योंकि इवेपोरेशन का रेट वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इवेपोरेशन का रेट कम है, तो इस कारण से कुएं का पानी जो है जल्दी नहीं सूखता है, और जो नदी और जो तालाब है इसके पानी जल्दी सूख जाते हैं। चलिए अगला प्रोसेस पढ़ते हैं, अगला फैक्टर्स पढ़ते हैं कि क्या है अगला फैक्टर्स जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। तो अगला फैक्टर्स है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी आप जानते होंगे क्या होता है, जो वाटर वेपर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ये थर्ड जो है आपको क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट रहते हैं एटमॉस्फेयर में उसी को बोला जाता है ह्यूमिडिटी। जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट रहेगा एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा, जो इवेपोरेशन का रेट है वो लो हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, तो क्या होगा कि जो भी यहाँ से इवेपोरेट होना चाहिए वो पहले वाटर वेपर को इवेपोरेट कराएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में कभी कभी उमस भर जाती है, उमस भरा होता है जब बादल छा जाते हैं, उस समय काफ़ी उमस भरा रहता है, मतलब उस समय आपको पसीना बहुत होगा लेकिन सूखेगा नहीं। मतलब पसीना हो रहा है नहीं सूख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मीन्स जो एयर है उसमें वाटर वेपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो इवेपोरेट करने के लिए सबसे पहले उस वाटर वेपर को रिलीज होना पड़ेगा, फिर जो सरफेस का इवेपोरेशन का रेट है वो होगा। तो क्या है कि वाटर वेपर बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण हमारे जो एटमॉस्फेयर है इवेपोरेशन का रेट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो लिखेंगे द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज, evaporation decreases on increase in humidity, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करने से, ह्यूमिडिटी को बढ़ा देने से या बढ़ जाने से हमारा एटमॉस्फेयर में जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ता है क्लाउडी डे में, उस समय हम लोग देखते हैं कि जो हमारा
इवेपोरेशन का रेट है वो काफ़ी कम होता है। तो लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इन क्लाउडी डे द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लो। कैसे लो होता है, इसको कैसे हम समझते हैं कि जब भी क्लाउडी डे होगा, उमस भरा दिन रहेगा, उस समय क्या होगा कि हमारा स्वेट जो है, पसीना जो है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाते हैं। मीन्स स्वेट्स ऑफ आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट दिस टाइम। किस टाइम? जब क्लाउडी डे हो, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। तो ये हो गया कि ह्यूमिडिटी एक फैक्टर्स जो कि हमारे रेट ऑफ इवेपोरेशन को डिक्रीज करा देता है। जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा उतना ही हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं, जो 4th नंबर हमारा फैक्टर्स है, विंड स्पीड। हम लोगों ने देखा होगा कि जब भी हवाएं काफ़ी तेज़ चलती हैं और जब हम कपड़ा पसारते हैं, कपड़ा जब सूखने के लिए छोड़ते हैं छतों पे, तो उस समय क्या होता है कि जल्दी सूख जाता है। इसका मतलब क्या है कि विंड स्पीड से क्या होगा, इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि विंड स्पीड के कारण ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाता है। मतलब जितने भी एयर में वाटर वेपर रहते हैं वो ऑलरेडी इवेपोरेट्स हो जाते हैं विंड स्पीड के कारण। इसलिए विंड स्पीड जब भी रहेगा तो क्या होगा, हमारा जो रेट ऑफ ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा, और ये डिक्रीज होगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। तो लिखेंगे द रेट ऑफ इवेपोरेशन increases on increase in wind speed। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू हाई स्पीड winds ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज। ह्यूमिडिटी जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीजेज। हम भी देखते हैं जब हवाएं चलने लगती है तो क्या होता है, उमस खत्म हो जाता है। जब हवा चलने लगती है तो उमस खत्म हो जाता है। हम गर्मियों में वेट करते हैं कि हवा ही नहीं चल रहा है, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। जैसे ही एयर चलेगा ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज एंड इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेज। हम इसको देखते हैं गर्मियों के दिनों में, जब भी विंड स्पीड ज़्यादा रहता है तो इवेपोरेशन ज़्यादा रहता है, हमें पसीना होता है और जल्दी से वो इवेपोरेट हो जाता है, जिस कारण हमारा बॉडी पूरा कूल हो जाता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन का एक क्वेश्चन भी आता है कि इवेपोरेशन कैसे कूलिंग करता है हमारे बॉडी को, या फिर सरफेस को कैसे इवेपोरेशन कूल करता है, ठंडा करता है। तो ये एक क्वेश्चन है और इसको हम लोग लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। क्या क्या फैक्टर्स थे? तो सबसे पहला फैक्टर्स था टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है। सेकंड जो हमारा था फैक्टर्स, दैट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने से इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। थर्ड था ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को इंक्रीज होने से इवेपोरेशन डिक्रीज होता है। और फोर्थ था विंड स्पीड। विंड स्पीड के इंक्रीज होने से, जो हमारा विंड स्पीड इंक्रीज होने से इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये चार फैक्टर्स थे। अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाई इवेपोरेशन कॉज्ड कूलिंग। इवेपोरेशन कूलिंग का कारण कैसे है? तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आपके बुक के अंदर दिया है, लेकिन मेन जो पर्पस है, मेन जो प्रोसेस है क्यों कूलिंग होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। मीन्स क्वेश्चन आपको जनरली पूछा जाता है, व्हाई इवेपोरेशन कॉजेज
कूलिंग। इवेपोरेशन जो है कूलिंग का कारण क्यों है? तो देखिए, मतलब जहाँ भी इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन होगा, वहाँ पे कूलिंग होगा, वो बॉडी कूल हो जाएगा। ऐसा क्यों है? तो देखिए, जब इवेपोरेशन होता है तो क्या होता है कि वाटर जो है वो गैसियस में कन्वर्ट हो रहा होता है, मतलब फेज चेंज हो रहा है। और फेज चेंज होता है तो हमने आपको बताया था कि हीट एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, इवॉल्व हो जाता है। हीट एनर्जी जो है वो बाहर निकल जाता है। जिस भी सरफेस पे ये इवेपोरेशन होता है, वहाँ का जो है हीट एनर्जी बाहर रिलीज हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं। जैसे जो गर्मियों के दिन में है, जो घड़ा यूज किया जाता है, वाटर पॉट, ठीक है, अर्थन पॉट बोलते हैं, जो घड़ा यूज किया जाता है गर्मियों के दिनों में। तो ये क्या होता है कि इसमें जब पानी यूज करते हैं तो ये पानी ठंडा होता है। ठंडा होने के पीछे रीजन क्या है कि इसमें क्या होता है कि पोर्स रहते हैं। पोर्स मतलब होल्स रहते हैं, चारों तरफ पोर्स रहते हैं। ये पोर्स क्या करता है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर इसके चारों तरफ सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गए और लगातार ये वाटर क्या हो रहा है, यहाँ से इवेपोरेट हो रहा है। मीन्स इवेपोरेट हो रहा है यहाँ से, तो वाटर क्या हो रहा है कि यहाँ से इवेपोरेट हो रहा है और हीट को बाहर रिलीज कर रहा है। जो हीट है वो बाहर रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज। तो जब किसी भी गर्म चीज से हीट को बाहर निकाल दीजिए, गर्मी को बाहर निकाल दीजिए, तो वो ठंडा ही है। तो इस कारण से ये अर्थन पॉट से क्या होता है, ये अर्थन पॉट ठंडा रहता है गर्मियों के दिनों में। इसी तरह से हम अगर बात करें कि जो हमारा दूसरे चीज़ है, जैसे कि हमारा स्वेट्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से गर्मियों के दिनों में स्वेट्स जो है वो हमारे बॉडी को कूल कर देता है, ठंडा कर देता है। जब पसीना होता है तो हमें ठंडा फील करते हैं। तो जब भी पसीना होता है किसी भी इंसान को, इंसान बना देते हैं। मान लीजिए ये इंसान है, बहुत पसीना हो रहा है इसको, चलिए ये इंसान बहुत पसीना है, तो हीट इसमें से भी रिलीज होता है। अब हीट ये रिलीज जो होता है वो ज़्यादा कब होता है, जब ये कॉटन क्लॉथ पहना रहेगा। कॉटन क्लॉथ क्या करेगा, सेम सिचुएशन, ये क्या किया था, पोर्स जो थे वाटर को एब्जॉर्ब किए थे। इसमें क्या था, अर्थन पॉट में, अर्थन पॉट में क्या हुआ था कि पोर्स एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब किए टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के रेट को इंक्रीज करने के लिए। और इवेपोरेशन जैसे इंक्रीज होगा तो कूलिंग होगा। उसी का आंसर हम लिखने वाले हैं। इस आदमी को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, कॉटन क्लॉथ पहना हुआ है, तो कॉटन क्लॉथ क्या होगा, कॉटन क्लॉथ absorb water to increase the rate of evaporation. इसके जगह छोड़ करके ये क्वेश्चन भी पूछा जाए कि जो घड़ा है उसमें पानी को रखा जाता है तो ठंडा क्यों रहता है, तो ये आंसर और उसके बाद इसका कारण लिख देंगे। ये आंसर उसके बाद इसका कारण। वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है कॉटन क्लॉथ। अब जब वाटर पूरे तरफ है पूरे बॉडी में, तो ये क्या होगा, वाटर वेपर में बदल के बाहर निकलेगा तो अपने साथ हीट को भी बाहर खींच के लेके जाएगा। हीट लेके चला गया तो ठंडा फील होगा, कूल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। लिखेंगे, in the process of evaporation liquid changes into vapor तो क्या होगा, जैसे ही लिक्विड वेपर में चेंज होते हैं तो हीट क्या होता है, रिलीज हो जाता है वेपर के साथ। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड from the surface during
द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जब होगा तो क्या होगा, जो हीट है, अमाउंट जो हीट का है वो रिलीज हो जाएगा, और हीट रिलीज होने से क्या हो जाएगा कि वो बॉडी ठंडा हो जाएगा। thus the body cools, get cools। ठीक है, तो इस तरह से वो बॉडी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस था इवेपोरेशन का, कि कैसे इवेपोरेशन जो है कूलिंग करता है, ठंडा करता है। इसके बाद एक छोटा टॉपिक बचा हुआ है जो कि सिर्फ 10 मिनट का टॉपिक होगा, प्लाज्मा, और फिफ्थ जो था हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पढ़ने के लिए, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग इसको एक बार रिवाइज करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।